Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. As you all know, we are on alphabet H. So let's continue with that. Okay, so the first idiom for today is helter and skelter. Helter and skelter का मतलब होता है here and there. Here and there. अब इसको याद कैसे करोगे? Helter refers to here and skelter refers to there. So H for here and H for helter, like that you can remember. In order to frame its sentence, what we can say is, we can say that the kids ran helter and skelter around the playground. Excuse my voice. The kids ran helter and skelter around the playground. Like this, you can frame so many sentences on which whose meaning refers to here and there. मतलब papers were scattered helter and skelter while the renovation of the office was going on, or you can say my notes were scattered. My notes were helter and skelter while I was preparing for my UPSC examinations. Like that, the sentences could be framed. Since it is very easy one, so only one I will be framing. Moving on to the second idiom, we have like this only it is, which says high and low. हेल्टर एंड स्केल्टर का मतलब था यहाँ वहाँ, मतलब स्कैटर्ड चीजें, एंड हाई एंड लो का मतलब हो गया एवरीवेयर. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं सम पीपल बिलीव दैट गॉड इज हाई एंड लो, मतलब गॉड हर जगह पर है, लाइक दैट आप कह सकते हो. या फिर व्हाट आई कैन फ्रेम इज द पुलिस searched high and low for the suspect. ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि पुलिस ने हर जगह ढूंढा किसको? सस्पेक्ट को. या फिर हम कह सकते हैं क्या कि देयर आर पीपल हु बिलीव दैट गॉड इज हाई एंड लो. या फिर आप कह सकते हो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड it is very difficult to find the fresh air or the pure air or the pure environment or the natural things uh, high and low. ठीक है, तो like this sentences could be framed since these two were easy. So the first one says helter and skelter and the second one says high and low. Moving on to the third idiom, which says, the third idiom is held up. Held up का मतलब होता है थोड़ा सा डिले कर देना, या फिर आप कह सकते हो कि किसी चीज के कांटेक्ट में रहना, टू स्टे इंटैक्ट, जुड़े रहना किसी भी चीज से. या फिर आप कह सकते हो टू अटैक समवन, टू अटैक समवन और समथिंग, किसी को किसी पर अटैक कर देना, किसी चीज से जुड़े रहना, लाइक दैट वी कैन से. तो वी कैन फ्रेम व्हाट, we can frame a sentence that says the traffic accident held up the traffic rash or. मतलब क्योंकि उस दौरान पर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि उस दौरान पर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, तभी क्या हुआ, जो ट्रैफिक का रश था दैट वाज केप्ट वेटिंग, दैट वाज केप्ट डिलेड. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और इडियम है जो आपने बहुत बार सुना होगा, विच सेज होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब होता है टू वेट फॉर सम टाइम. याद रखना, इसके दो तीन मतलब और निकल के आते हैं अलॉन्ग विद द डिले मतलब, पर इसका क्या मतलब निकल कर आता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, टू वेट फॉर सम टाइम. ठीक है, तो आप कह सकते हो शी केप्ट मी टू होल्ड ऑन वाइल शी वॉज टॉकिंग टू समवन एल्स, या फिर डॉक्टर केप्ट मी टू होल्ड ऑन वाइल ही वॉज ट्रीटिंग अदर पेशेंट्स. ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे फ्रेम किए जा सकते हैं होल्ड ऑन के ऊपर.
So what I can frame is, we can say that hold on the railing so you don't fall. अब आप इसमें कहोगे कि यहाँ पर वेटिंग का तो कुछ मतलब नहीं निकल के आ रहा, तो फिर हमने ये सेंटेंस क्यों फ्रेम किया? इसका मतलब है कि आप किसी चीज को पकड़ के रखो, ठीक है? तो पकड़ के रखना थोड़ी देर के लिए भी रेफर्स टू होल्ड ऑन, पकड़ के रखना, पकड़ कर रखना, बट फॉर सम टाइम, हमेशा के लिए पकड़ के नहीं रखना, थोड़े से टाइम के लिए किसी चीज को पकड़ के रखना ही वी आर सेइंग व्हाट, वी आर कॉलिंग इट टू बी होल्डिंग ऑन, ठीक है? तो हेल्ड अप और होल्ड ऑन आपके थर्ड और फोर्थ हो गए. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ इडियम विच सेज have ants in one's pants. अब सोचो, अगर कोई आपकी पॉकेट के अंदर, किसी पैंट के अंदर चींटियां भर के डाल दे, तो यू विल बी फीलिंग क्वाइट एक्साइटिंग, थोड़ी गुदगुदी होगी, तो उसको एक्साइटिंग टर्म में ले लो, या फिर आप कह सकते हो कि यू विल बी फीलिंग वेरी रेस्टलेस, ठीक है? तो आप लिख लो इसको वेरी रेस्टलेस अबाउट समथिंग, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो एक्साइटिंग भी लिख सकते हो, और रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन. किसी चीज को लेकर अगर आप बेचैन हो जाते हो तो उसको बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस, ठीक है? तो जैसे हम कह सकते हैं क्या, द किड्स हैड ants in their pants that they couldn't wait for recess. Couldn't wait for recess, ठीक है? तो मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके तो हर जगह पर कह सकते हो कि पैंट छोड़ो, हर जगह पर उनके तो एंड्स ही रहते हैं. तो विद दैट आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ किड्स. आप किसी के भी ऊपर बना सकते हो, ठीक है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द सिक्स्थ इडियम व्हिच इज हैव अ वेल ऑफ टाइम. यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पैंट में एंड्स है, यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास वेल ऑफ टाइम है. वेल ऑफ टाइम का मतलब हो गया फन टाइम या फिर एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है? अब एक्साइटिंग एक्सपीरियंस वेल से रिलेटेड याद रखना, वेल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग क्रिएचर है, तो इसी वजह से एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देगा आपको, ठीक है? तो इसी से याद हो जाएगा. इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या फ्रेम कर सकते हैं? वी कैन से दैट द kids are having a whale of time at the amusement park. ठीक है? तो जो किड्स हैं उनका बहुत मस्त टाइम, फन टाइम चल रहा है. कब? जब वो अम्यूजमेंट पार्क के अंदर गए. इसी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं क्या? पीपल आर हैविंग और स्टूडेंट्स आर हैविंग वेल ऑफ टाइम आफ्टर they came after their exams were finished, या after they came from a very tiring journey, like that, ठीक है? या फिर after they, not after, when they visited the amusement park, आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम किए जा सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ इडियम which says, the seventh idiom says hold on your horses. दिस वॉज द सेवेंथ इडियम. अभी तक हमने सीखा एंड्स के बारे में, फिर हमने सीखा वेल्स के बारे में, और अब हम सीख रहे हैं क्या? हॉर्सेस के बारे में. तो इसको कह सकते हैं टू नॉट मेक एनी रैश डिसीजन, ठीक है? तो जब आप जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला नहीं ले लेते, तो उसी से रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं? थोड़ा सा इंतजार करने को कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो टू बी पेशेंट,
टू बी पेशेंट, या फिर आप कह लो स्लो डाउन। ठीक है, तो इसके मतलब निकल के आता है होल्ड ऑन योर हॉर्सेस, टू बी पेशेंट, टू स्लो डाउन एंड टू नॉट मेक अ रैश डिसीजन। तो आप कह सकते हो इसी से रिलेटेड अगर सेंटेंस फ्रेमिंग की बात आती है तो हम फ्रेम कर सकते हैं क्या कि आफ्टर ही गॉट टू नो अबाउट हिज वाइफ एक्सटर्नल अफेयर, ही was asked to hold on his horses and not explode his anger on his wife or on that buddy with whom she was involved। या तो आप ये कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो आफ्टर गेटिंग द एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ हिज सन, not report card you can say, after getting the actual report card of his son, he could not hold on his horses and he started beating his child brutally। so ये दोनों सेंटेंसेस आप फ्रेम करके लिखोगे। इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस एक और इडियम है, शायद वो मुझे याद आ रहा है, इट वाज लाइक हैव एन ऑक्स ऑन योर टंग। मतलब अगर आपने हॉर्सेस से रिलेटेड हमने एक इडियम सीख लिया, अब हम ऑक्स से रिलेटेड सीख रहे हैं। ऑक्स से रिलेटेड कहता है कि टू बी आस्क्ड टू स्टे क्वाइट या साइलेंट कह लो, ब्राइब्ड लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर वी कैन प्लेस ब्राइब्ड, इधर भी इसको वी कैन से ब्राइब्ड। मतलब आपको कोई रिश्वत देकर चुप कराए तो दैट विल बी व्हाट, ब्राइबिंग यू टू स्टे क्वाइट का मतलब क्या हुआ, हैविंग एन ऑक्स ऑन योर टंग। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ये चीजें कब की जाती हैं, व्हेन यू हैव कमिटेड क्राइम एंड व्हेन द अदर पर्सन गेट टू नो अबाउट दैट क्राइम, तब आपको कराया जाता है। या फिर इफ यू आर हैविंग अ पावर ऑफ मनी देन यू कैन शो दैट पावर टू द पीपल हु एक्चुअली नीड मनी। तो उनके साथ अगर आपने गलत किया है तब आप उनको पैसे देकर यू जस्ट कीप देम क्वाइट। तो इसी से भी रिलेटेड आपको ही सेंटेंस फ्रेम करने हैं। सो दिस विल बी योर होमवर्क टू फ्रेम सेंटेंस वन ऑन दिस एंड सेंटेंस वन ऑन दिस। इसके ऊपर तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टू सेंटेंसेस। इसके ऊपर मैंने बताया क्या, या तो आपका किसी ने गलत करते हुए पकड़ लिया है देन यू आर ब्राइबिंग समवन, या फिर आपके पास पैसों की ताकत है सो यू आर यूजिंग दैट पावर ऑफ योर्स इन ऑर्डर टू मेक अदर्स साइलेंट सो दैट यू डोंट हैव टू फेस द पनिशमेंट। ठीक है, सो this was the 8th idiom. Now moving on to the next idiom which says high on the hog। The 9th idiom is high on the hog। हाई ऑन द हॉग का मतलब होता है कि आपने बहुत ही अपना जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको थोड़ा कॉस्टली कर लिया है। सो हैविंग अ कॉस्टली स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, सो कॉस्टली स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का मतलब क्या हो गया, हाई ऑन द हॉग। अगर इसी से रिलेटेड हमें सेंटेंस बनाना है तो व्हाट वी कैन से इज, वी कैन से after getting promotion they started living high on the hog। they started living high on the hog। ठीक है, या फिर आप क्या बना सकते हो, आप एक और बना सकते हो कि सपोज क्या, अब तो हो ही जाएगा कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है एंड आफ्टर दैट क्रैकिंग ऑफ एग्जाम आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कॉस्टली कर लोगे बिकॉज यू विल बी हैविंग योर एक्सपेंसेस। ठीक है, दोज एक्सपेंसेस की फुलफिलमेंट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लेम दैट पोजिशन इन सोसाइटी। तो तब आप अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं दे विल बी हाई। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम वी हैव the 10th which says hit a bad patch।
हिटिंग अ बैड पैच का मतलब होता है कि आपने डिफिकल्टी फेस की होगी, सो यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक्सपीरियंस्ड डिफिकल्टी। तो जिन लोगों ने पास्ट में डिफिकल्टी फेस की है उन लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, हैविंग अ बैड पैच। जैसे कि द टीम इज हैविंग अ बैड पैच बट they'll bounce back। ये जो एडियम है, ये जो सेंटेंस है, ये मैंने रिलेट करके बनाया है, जो अभी रिसेंट में इंडिया दैट हैज वुमेन हैज एंटर्ड इनटू द फाइनल, तो उसी से रिलेट करके दिस इडियम हैज बीन सॉरी दिस सेंटेंस हैज बीन फ्रेम्ड। सो आप देख सकते हो 2017 का जो दौर था तब क्या हुआ था, एंड नाउ इट्स 2025, नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद अस। मतलब बीच में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जब वी हैड ऑलरेडी रीच द फाइनल बट वी वर स्टेप्ड बैक। एक दो सीन हुए होंगे, एक दो सीन क्या, एक दो ईयर में हुआ होगा ऐसा, तो तब हुआ था। नाउ सिंस ये कहाँ से आ जाता है, नाउ सिंस we have reached the final, so for that I have framed what, hit a bad patch. Now moving on to the next idiom, which says the 11th idiom, which says hit a brick wall। 11 हिट अ ब्रिक वॉल का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे पॉइंट पर आ गए जहां पे आगे प्रोग्रेस करना पॉसिबल नहीं है। जैसे फर्दर प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे पॉइंट पर आ जाना जहां पर फर्दर प्रोग्रेस ही पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हिटिंग अ ब्रिक वॉल। जैसे वी हैव हिट अ ब्रिक वॉल in our research because we are not able to find our answers। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हिटिंग अ ब्रिक वॉल, जहां पर आगे प्रोग्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इसी से रिलेटेड एक और है जो कहता है हिट अ डेड एंड। मतलब एक ऐसे पॉइंट पर आप आ गए हो जहां पर आगे कोई चीज नहीं हो पाएगी। सो रीचिंग अ पॉइंट दैट लीड्स टू नथिंग, रीचिंग अ पॉइंट वेयर देयर इज नो फर्दर। ठीक है, आगे जाना कुछ नहीं है, सिर्फ यही था पॉइंट, डेड एंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से हम कह सकते हैं क्या, we can say that the detective hit a dead end in his investigation। ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉमनली एक्सचेंज करके भी यूज़ किए जाते हैं, बट ध्यान रखना क्या, यहाँ पर आगे प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर क्या है, आगे जाने का पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज यू हैव हिट अ डेड एंड, जो कि बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट यूज़ करते भी हैं। ठीक है, तो दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन का तरीका, आंसर्स के या फिर सेंटेंसेस के जो प्रेजेंटेशन हैं उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से you can mark both of them as important. Now moving on to the next idiom, which says hocus हक्कस पक्कस। हक्कस पक्कस का मतलब होता है यू आर टॉकिंग मीनिंगलेस, या फिर जो आप एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज मीनिंगलेस। सो आप लिख लो
मीनिंगलेस टॉक और एक्टिविटी। तो इसके लिए आप अगर सेंटेंस फ्रेम करना चाहोगे तो व्हाट यू कैन फ्रेम इज, यू कैन से दैट वी कैन से स्टॉप हकस पकस एंड टेल मी द ट्रूथ। ऐसे कह सकते हो कि अपनी बकवास बंद करो और जो सच बात है जस्ट टेल मी दैट। या फिर आप कह सकते हो द मैजिशियंस हक्कस पक्कस added to the mystique of the trick। ठीक है, तो हकस पकस का मतलब हो गया बकवास चीजें या फिर मीनिंगलेस एक्टिविटी, मीनिंगलेस थिंग, और सबसे ज्यादा विदाउट लॉजिक जो चीजें आजकल हो रही हैं, दैट इज व्हाट मैजिक। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम टू सेंटेंसेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज, थोड़ा थोड़ा इसी से रिलेटेड है तो आई कैन राइट इट ओवर हियर, दैट सेज हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड का मतलब होता है यू आर वॉकिंग टू बी सिली, टू एक्ट सिली एंड नॉइजी। एक्टिंग सिली एंड नॉइजी से रिलेटेड व्हाट सेंटेंस वी कैन फ्रेम इज द किड्स वर हॉर्सिंग अराउंड द गार्डन। ठीक है, तो जो किड्स थे वो क्या कर रहे थे, सिली एक्ट कर रहे थे, नॉइजी एक्ट कर रहे थे, कब, गार्डन में। तो यहाँ पर हो गया मीनिंगलेस, यहाँ पर हो गया सिली, सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो लाइक दैट यू कैन सी द सेंटेंसेस, देयर फ्रेमिंग, और आपको विद कह सकते हैं क्या कि डिफ्रेंसिएशन के साथ चीज़ें कराई जा रही हैं, तो समझने की कोशिश करो। क्या हकस पकस का मतलब हो गया हकस पकस, खिचड़ी पिचड़ी, हौच पौच कर दिया है सब, तो खिचड़ी पिचड़ी जमा दी एकदम, सब चीज़ें मीनिंगलेस कर दी वैसा। या फिर आप कह सकते हो हॉर्सिंग अराउंड। हॉर्सिंग अराउंड का मतलब पागलों की तरह घूमना, एक्टिंग किडिश और चाइल्डिश, मतलब एकदम पागल हो जाना, देख के चीज़ें पागल हो जाती है जैसे वैसे, जिसका मतलब क्या हुआ, हॉर्सिंग अराउंड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज the horse sense, we can say basic कॉमन सेंस की जब हम बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स सेंस। तो इसी से रिलेटेड हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, वी कैन से दैट शी मे नॉट बी शी मे नॉट बी स्मार्ट की जगह वी कैन राइट शी मे नॉट बी बुक स्मार्ट बट शी गॉट plenty of horse सेंस। ठीक है, सो गेटिंग प्लेंटी ऑफ हॉर्स सेंस कब आएगी आपको कॉमन सेंस, जब आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, जब आप बाहर निकल के चीज़ें फीचर आउट करना शुरू करोगे या चीज़ें एक्सपीरियंस आउट करना शुरू करोगे, तब जा करके आपको हॉर्स सेंस आएगी। एंड बीइंग अ बुक वर्म और बुक स्मार्ट इज नॉट अ बिग थिंग टू बी प्राउड ऑफ। नाउ इसी से रिलेटेड एक और है जिसको हम कहते हैं क्या, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। मतलब different people suited for different jobs। ठीक है, तो ये दिस वाज 16, जो लोग जिसको जो सूट करता है वैसा आप करें। तो इसी से रिलेटेड अगर सेंटेंस बनाने के लिए आता है तो व्हाट वी कैन से इज सम पीपल प्रेफर टीम वर्क while some prefer working alone। Horses for courses।
जिसको जैसा पसंद आता है, चीज़ें वैसी चल रही हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, हॉर्सेस और कोर्सेज। हॉर्स सेंस मतलब कॉमन सेंस हो गया, एंड हॉर्सेस फॉर कोर्सेज का मतलब हो गया different people who are suited for different jobs. So we did 15 to 16 idioms today, and with this I am happy to tell you that idioms with alphabet H are completed. We will be beginning with alphabet I tomorrow. So thank you and keep watching our videos.